नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें आपको बताएंगे कि भारतीय सेना को राफेल मिलने से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर मचा, हड़कंप और चीन से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, राफेल से जुड़ी बेहद बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल की गरज के बीच राजनाथ सिंह का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वायुसेना में राफेल के शामिल होने पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी जताई खुशी और बताया कि कौन है उनका पसंदीदा फाइटर प्लेन। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन अपने घुटनों पर आएगा और पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय सेना को राफेल मिलने से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर, चीन से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में आज राफेल फाइटर जेट आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। बीवी राम मीटियर मिसाइल के साथ राफेल को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से सबसे ज्यादा चिंता पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही हो रही है। इसी घबराहट में पाकिस्तान ने राफेल से मुकाबले के लिए अपने भरोसेमंद दोस्त चीन से आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइल देने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 30 J-10 CEE फाइटर जेट और आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उपलब्ध कराने के लिए कहा है। पाकिस्तान साल 2010 से ही J-10 फाइटर जेट की मांग कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के JF-17 के उत्पादन में व्यस्त होने की वजह से ये ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अब जब भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल हो रहा है, तो पाकिस्तान ने चीन से J-10 CE को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। J-10 CE के अलावा पाकिस्तान ने चीन से कम और लंबी दूरी की मिसाइलों PL-10 और PL-15 की भी मांग की है। अमेरिका के भारत के करीब आने की वजह से अब चीन ही पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का जरिया रह गया है। फाइटर जेट J-10 CE चीन की वायुसेना के J-10 का एक्सपोर्ट वर्जन है। इसमें AESA रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और इफ्रेड तकनीक है। पाकिस्तान वायुसेना फिलहाल अपने 124 JF-17 जेट फाइटर, 70 F-16 और मिराज 3A पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान को J-10 CE मिल जाते हैं तो फिर भारतीय वायुसेना के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल की गरज के बीच राजनाथ का चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 राफेल विमान शामिल हो गए। अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की मौजूदगी में राफेल विमानों का इंडक्शन हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना चीन या पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि ये आंख दिखाने वालों को बड़ा और कड़ा संदेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज राफेल का इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल ही के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार करना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। इस दौरान अनेक अड़चनें भी आईं, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी निस्त्रानुभूत होती गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने सरहद तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा में भारत और फ्रांस का दृष्टिकोण एक है, जिसके तहत हम मैरीटाइम ट्रैफिक सिक्योरिटी और पायरेसी जैसे कॉमन चैलेंज को डील करने में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना में राफेल के शामिल होने पर धोनी ने भी जताई खुशी, बताया कौन है उनका पसंदीदा फाइटर प्लेन। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राफेल को शामिल किया गया। देश भर में राफेल की चर्चा ने हर किसी को उत्साहित किया है और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसके बारे में प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए। धोनी ने राफेल को वायुसेना में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और इसे सेना की ताकत बढ़ाने वाला बताया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी सोशल मीडिया पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर वह बहुत कम सक्रिय दिखते हैं। आखिरी बार 20 अगस्त को ट्वीट करने वाले धोनी भी फ्रांस से खरीदे गए अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपनी खुशी को ट्वीट के जरिए जाहिर किया। सोशल मीडिया पर कभी कभार ही पोस्ट करने वाले धोनी ने ट्वीट कर लिखा, जंग में खुद को साबित कर चुके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के शामिल होने के साथ ही इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन
फाइटर पायलट भी मिल गए हैं। हमारे काबिल पायलटों के हाथों और भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमानों के बीच इस विमान की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि धोनी ने यह भी साफ किया कि उनका पसंदीदा लड़ाकू विमान अभी भी सुखोई ही है। उन्होंने लिखा, 17वीं स्क्वाड्रन को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि राफेल मिराज 2000 के सर्विस रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन Su-30 MKI अभी भी मेरा पसंदीदा जहाज है और अब जवानों को डॉग फाइट के लिए एक और नया लक्ष्य मिल गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभालकर चीनी सेना की घेराबंदी तेज। रजांगला में PLA से महज 300 गज की दूरी पर भारतीय जवान। जी हां दोस्तों, पैंगोंग इलाके में भारत एवं चीन में जारी टकराव के बीच भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से अहम पहाड़ियों एवं स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके पीछे असल मकसद चीन को इन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज होने से रोकना है। सेना को आशंका है कि हाल ही में उसने जिस प्रकार से उत्तरी पैंगोंग की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी की है, वैसे ही कोशिश चीन अन्य चोटियों पर भी कर सकता है। ऐसा एक प्रयास वह 7 सितंबर को भी कर चुका है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग लेक इलाके से चीन के पीछे नहीं हटने के बाद सेना ने अपने रुख को आक्रामक बनाया है। अब वह चीन को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है। इसलिए करीब 5-6 ऊंची पहाड़ियों या स्थानों पर सेना ने हाल ही में अपनी तैनाती की है, लेकिन अभी कई ऐसी अहम रणनीतिक चोटियां हैं जिन पर चीन की निगाह हो सकती है। सेना इन पर भी अपने सैनिकों की तैनाती के लिए प्रयासरत है। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इस बीच बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इसमें हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति भी व्यक्त की गई, लेकिन इसका जमीन पर कोई असर नहीं हुआ। इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जवान आमने सामने डटे। सेना के सूत्रों के अनुसार रिजांगला इलाके में भारत और चीन के जवान बुधवार को भी आमने सामने डटे हुए हैं। दोनों सेनाओं के बीच 300 गज से ज्यादा की दूरी नहीं है। हालांकि 7 सितंबर के बाद टकराव की दोबारा नौबत नहीं आई है। सेना के सूत्रों ने कहा कि चीन के करीब 40 जवान रिजांगला में भारतीय सेना के सामने खड़े हैं, जबकि नीचे बेस में करीब 7000 जवानों के मौजूद होने की खबर है। भारतीय सेना की तैनाती इसी के अनुरूप की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता संभव। सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि ताज़ा हालात के मद्देनजर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और वार्ता जल्द रखी जाए। दरअसल दोनों देशों की नज़र SCO बैठक में विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर लगी है। इसके बाद अगले सप्ताह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार के बेतुके सलूक से गवर्नर नाराज, केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर BMC की ओर से बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। सरकार में साझेदार NCP के प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर अपना विरोध जताया था। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख एडवाइजर अजॉय मेहता को तलब किया है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर गवर्नर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने की भी योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद कंगना रनौत के ऑफिस को BMC ने ढा दिया था। इसे लेकर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को CM के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार अजॉय मेहता को तलब कर CM के इस बेतुके सलूक पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक गवर्नर ने मेहता के जरिए CM को सख्त संदेश भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पैंगोंग लेक इलाके में बढ़ाई हवाई गतिविधियां। जी हां दोस्तों, पैंगोंग लेक इलाके में फायरिंग के आरोपों के एक दिन बाद स्थितियां तनावपूर्ण होती जा रही हैं। अधिकारियों ने न्यूज़ 18 को बताया है कि मंगलवार रात को फिंगर 3 इलाके के पास एक चीनी निर्माण देखा गया था। सीमा पर तैनात सभी जवानों को बेहद सतर्क रखा गया है। लेह में रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज़ 18 ने लद्दाख के इलाकों में सुखोई सहित भारतीय वायुसेना के अन्य विमानों की बढ़ी हुई गतिविधियां देखी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते एक दिन के भीतर तेजी के साथ एयर एक्टिविटी बढ़ी है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सीमा पर तैनात सभी जवानों को बेहद सतर्क रखा गया है। बीते 15 घंटों के दौरान भारत ने अपनी तैयारियां दिखाने के लिए भी वायुसेना की गतिविधियों में इजाफा किया है। इसे सेना के माइंड गेम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इस दौरान भी चीन की तरफ से दबाव और उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारतीय अधिकारी का दावा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच मंगलवार को एक बार फिर विवाद हुआ। चीनी पक्ष का दावा है कि भारतीय सैनिकों ने गौड़ पाओ पहाड़ी इलाके में सीमा रेखा पार की। हालांकि भारत की तरफ से इन दावों को खारिज किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो वहीं चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में कम नहीं हो रहा टकराव, भारत चीन की सेनाओं में बस कुछ ही मीटर की दूरी। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस कड़ी में जानकारी मिली है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दोनों देशों की सेनाएं इतनी नजदीक आ गई हैं कि दोनों के बीच केवल कुछ ही मीटर का फासला बचा है। मालूम हो कि सोमवार को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ही गोलीबारी की घटना हुई थी। इसके बाद दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया था। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में एक अधिकारी ने कहा, स्थिति काफी तनावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के सैनिक पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में कम से कम 4 लोकेशन पर एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि एलएसी पर काफी नजदीक आने के बावजूद भी दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में हैं। 200 मीटर की दूरी पर ही रह गई दोनों सेनाएं। रिपोर्ट के मुताबिक पहचान न बताने की शर्त पर एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि रेजांग ला माउंटेन पास के नजदीक फॉरवर्ड पोजीशन पर तो दोनों सेनाएं एक दूसरे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही रह गई हैं। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि पैंगोंग त्सो झील पर पिछले करीब एक हफ्ते से जारी तनाव के बीच चीन ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण और उत्तरी बैंक के फिंगर एरिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि वह शांति चाहता है, इसलिए लद्दाख में वह अपने सैनिकों को वापस कैंपिंग एरिया में जाने को कहेगा। साउथ बैंक पर डबल की सेना। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक साउथ बैंक पर तनाव के बीच खबर है कि चीन ने नॉर्थ बैंक में फिंगर 4 के पास सैनिकों की संख्या को दोगुना कर दिया है। भारतीय सैनिक वैसे तो इस वक्त ज्यादा ऊंचाई वाली पोस्ट पर कब्जा जमाकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी चीनी सेना के इस कदम की वजह से उन्हें उसकी नीयत पर शक हो रहा है। वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना उत्तरी बैंक के फिंगर एरिया में लगभग 8 किलोमीटर तक अंदर आ गई है, जिसके बाद से भारत फिंगर 4 से आगे नहीं बढ़ पाया है। इससे पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक गश्त कर सकते थे। अधिकारियों ने बताया कि रिजिड लाइन जहां पर फिंगर 4 से 8 का एरिया मौजूद है को पीएलए के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। इस बीच सबकी नजरें गुरुवार यानी कल होने वाली मीटिंग पर टिकी है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मॉस्को में मुलाकात होनी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा भारत, अब पीएम मोदी ने की ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन को सिर्फ भारत चीन सीमा पर बल्कि व्यापार के मोर्चे पर भी पीछे ढकेलने के लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर जहां 200 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने के साथ ही सरकार ने अब टॉयज यानी बच्चों के खिलौने के क्षेत्र में भी देश से बाहर करने के लिए ठान लिया है। सरकार ने टॉयज को लेकर सख्त क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किया, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में क्लस्टर डेवलप कर टॉयज बनाने के लिए जरूरी माहौल और मदद देने की भी शुरुआत कर दी है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलौना इंडस्ट्री को मजबूत करने की बात अपने मन की बात कार्यक्रम में स्पष्ट कर दिया था कि इशारा भारतीय खिलौना बाजार में चीन के मौजूदा वर्चस्व को तोड़ने की ओर है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी पहल एक के बाद एक हो रहे व्यापारिक फैसलों में दिख रही है। मौजूदा वक्त में भारतीय खिलौना बाजार में जिधर देखिए उधर चीन के ही खिलौने नजर आते हैं। उदारीकरण के दौर से शुरू हुए इस सिलसिले में पिछले 25 सालों में भारत के भीतर ही भारतीय खिलौनों के हाशिए पर ला दिया। पहले डोकलाम और फिर पिछले कुछ महीने से भारत चीन सीमा पर चीन से पनपे तनाव ने देर से ही सही लेकिन हाशिए पर पड़ी भारतीय खिलौना इंडस्ट्री पर नजर डालने पर मजबूर किया। भारत सरकार ने टॉयज इंडस्ट्री के बिगड़ते हालात और समस्या की तह में जाने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर बनेगा देश, कोरोना संकट के बीच परिवहन मंत्रालय ने खोला खजाना। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कोरोना संकट के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 10,339 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई ताकि इस दौरान काम सुगमता से चलता रहे। इसके अलावा 2,475 करोड़ रुपए की एक और राशि जल्द ही जारी होने की संभावना है। दरअसल सरकार ने कारोबार से सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि देश में गुणवत्ता पूर्ण सड़क बुनियादी संरचना के निर्माण में हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। समय में भुगतान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया है। ठेकेदारों को भुगतान माइलस्टोन उपलब्धि के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक महीना किया जा रहा है। यह देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय से पूरा करने की दिशा में बहुत लाभदायक साबित हुआ है। मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने ठेकेदारों और रियायत ग्राहियों के लिए कई राहत पैकेजों का विस्तार किया है। मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान नए अनुबंध में प्रदर्शन सुरक्षा, बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए जुर्माना से छूट प्रदान की गई है। यही नहीं, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोलिंग अनुबंधों के लिए शुल्क संग्रह में हुए नुकसान की भरपाई अनुबंध के अनुसार की जाती है। इस राहत के लिए एक आवेदन विचाराधीन है। मंत्रालय द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से ठेकेदारों के मुद्दों का समाधान करने का भी काम किया गया है। इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर सुलह समितियां बनाई गई हैं। सभी ठेकेदारों को उनके दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सुलह के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे उनके भुगतान को तुरंत जारी किए जा सके।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की उकसावे पूर्ण कार्रवाई के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की पहली आधिकारिक बैठक। जी हां दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश सचिवों ने बुधवार को पहली बार सह अध्यक्षता करते हुए त्रिपक्षीय बातचीत की। इस बैठक का मुख्य केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया, बातचीत के दौरान तीनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की, खासकर कोविड-19 के संदर्भ में। इस डेवलपमेंट के बारे पूरी तरह से वाकिफ सूत्र ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का हिस्सा है, जिनमें भारत और अमेरिका भी है। इनकी तरफ से अन्य देशों को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है जिनके हिंद महासागर में हित जुड़ा हुआ हो और जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य हैं। सूत्र ने बताया कि भारत के साथ सीमा पर तनातनी के बीच चीन की आक्रामक कार्रवाई और दक्षिण चीन सागर में उसके सैन्य निर्माण के चलते ये प्रयास करने पड़े हैं। आने वाले हफ्तों में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 अलग वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जा सके। बुधवार को वर्चुअल बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स के जनरल सेक्रेटरी फ्रांकोइस डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड के सेक्रेटरी फ्रांसिस एंडरसन ने की। बयान में कहा गया, बातचीत का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरान सामुद्रिक सुरक्षा चिंताएं और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर व्यवहारिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। बयान में कहा गया, तीनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों में प्राथमिकताओं, चुनौतियों और रुझानों पर चर्चा की, जिसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करने और इसमें सुधार के बेहतर तरीकों पर चर्चा हुई। तीनों देशों में वार्षिक स्तर पर बातचीत करने की सहमति बनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की तैयारी शुरू, चीन से तनाव के बीच हथियारों का परीक्षण, पल में करेंगे तबाही। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना गोवा के समुद्री तट पर गुरुवार को एक फायरिंग ड्रिल करने जा रही है। इस ड्रिल में खास तौर पर 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन और 40 से 60 एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। गुरुवार यानी 10 सितंबर को होने वाले इस ड्रिल के चलते इस समुद्री इलाके में जहाजों और मछुआरों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। भारतीय नौसेना यह टेस्ट 10 सितंबर को सुबह 9 से 1 बजे के बीच गोवा के मोरमुगाओ और हेडलैंड साडा में करेगी। इसलिए परीक्षण को जारी रखने की अवधि के दौरान मछली पकड़ने अन्य जहाजों और आम जनता से अनुरोध किया है कि वो नेवल कोस्टल बैटरी और डेंजर जोन से दूर रहें। डेंजर जोन मोरमुगाओ हेडलैंड फ्लैग स्टाफ की स्थिति से 220 से 260 डिग्री की दूरी पर है। यह समुद्र में 15 समुद्री मील की दूरी तक और 7100 मीटर की ऊंचाई तक है। यहीं से सभी परीक्षण पर निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि भारत ने साल 1972 में 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन बनाया था, जो कि बेफोर्स तोप का छोटा वर्जन है। यह 3400 किलोग्राम वजनी होता है। वहीं इसकी लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 7.3 फीट और ऊंचाई 5.8 फीट होती है। इस तोप से दागा गया गोला 475 मीटर प्रति सेकंड की गति से करीब 11 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मनों पर हमला करने की सक्षम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, हथियार बरामद। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्री गंगानगर जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 पाक घुसपैठियों को मार गिराया है। मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। बॉर्डर पर हुई इस बड़ी घटना के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार घुसपैठियों मार गिराने की घटना मंगलवार देर रात को भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित ख्याली चौक के पास हुई। वहां 2 पाक घुसपैठिए भारत सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस पर वहां चौकसी के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल 91वीं बटालियन के सजग जवानों ने उनको ललकारते हुए वहीं रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी हरकतों में कोई अंतर नहीं आया। इस पर जवानों ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और दोनों को वहीं मार गिराया। इनके तस्कर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बीएसएफ ने दोनों घुसपैठियों के पास से 2 पिस्टल और संदिग्ध सामग्री के 1-1 किलो के 10 पैकेट बरामद किए हैं। ये पैकेट किसी नशीले पदार्थ के बताए जा रहे हैं। उसके बाद बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ और पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आ रहा भयानक तूफान, समुद्र में अचानक हलचल से बढ़ी टेंशन, जारी किया गया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में अब भी भीषण बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती दशा ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी की माने तो कर्नाटक समेत कई तटीय राज्यों में 10 सितंबर और उसके बाद में बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। गुरुवार यानी 10 सितंबर को असम, पश्चिम बंगाल
और सिक्किम के ऊपर चक्रवाती दशा होने के चलते पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी असम और इससे लगे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम के ऊपर चक्रवाती दशा होने की वजह से पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में 10 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कल उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बीते 24 घंटों में कई जगह तेज और कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेनों के स्लीपर कोच को एसी में बदलने की तैयारी, जाने रेलवे का नया प्लान। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर एसी कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी को कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इसके जरिए देश भर में एसी ट्रेनों को लाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अपग्रेड किए हुए स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टियर कहा जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को स्लीपर कोच के एसी कोच में बदलने का काम सौंपा गया है। अखबार को सूत्रों ने बताया कि इन नई इकोनॉमिकल एसी 3 टियर में 72 बर्थों की जगह 83 बर्थ होंगी। शुरुआत में इन कोच को एसी 3 टियर टूरिस्ट क्लास भी कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों का किराया भी सस्ता होगा ताकि यात्री इसमें सफर कर सके। पहले फेज में इस तरह के 230 डिब्बों का उत्पादन किया जाएगा। हर कोच को बनाने में 2.8 से 3 करोड़ रुपए तक का अनुमानित खर्चा आएगा, जो कि एसी 3 टियर को बनाने के खर्च से 10% ज्यादा है। हालांकि ज्यादा बर्थ और मांग के चलते रेलवे को इकोनॉमिकल एसी 3 टियर से अच्छी कमाई की उम्मीद है। इसके अलावा अनारक्षित जनरल क्लास के डिब्बों को भी 100 सीट के एसी डिब्बों में बदला जाएगा, जिनके लिए डिजाइन को अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।